नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। यूएई के साथ एमओयू किसके कारण, अमेरिका या अडानी। दूसरा, राम मंदिर को क्यों भूल गए मोदी जी। और तीसरा, नोएडा में डूबकर युवक की मौत का जिम्मेदार कौन। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप ये हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को सुचारू रूप से चलाने में, आप तक पहुँचाने में पैसे की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, यूएई के साथ एमओयू किसके कारण, दबाव अमेरिका का या अडानी का। अभी 2-3 दिन पहले एक बिल्कुल अफरा तफरी में भारत में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद साहब आए। यूएई का प्रेसिडेंट, ये समझ लीजिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अबू धाबी के जो शासक हैं वो होते हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो दुबई के शासक होते हैं। ये पहले से तय है। वो 2.5-3 घंटे की एक विज़िट पे आए, कुछ भागे भागे आए, ऐसा लगा कि क्या हो गया है। उन्होंने 5 एमओयू साइन किए, कुछ 7 लेटर ऑफ इंटेंट निकाले गए और कुछ अनाउंसमेंट। 5 एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट हुए और बाकी 7 अनाउंसमेंट हुए। उसको लेके बड़ा हल्ला है। उसमें एक लेटर ऑफ इंटेंट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आज हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे वो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात एक लेटर ऑफ इंटेंट में हुई है। पार्टनरशिप अभी कोई साइन नहीं हुआ, एक लेटर ऑफ इंटेंट बना, एलओआई। दूसरी बात जो मैं अडानी जी की जोड़ रहा हूँ उसका कोई इन चीज़ों का कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए बता दूँ कि ये शेख मोहम्मद बिन साहब जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, उनके छोटे भाई शेख तहनून बिन साहब जो हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, वो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी के उन्हीं की कंपनी है, और ये कंपनी गौतम अडानी जी की कंपनी में खूब ठीक से शेयर खरीदी हुई है। उसको मतलब उसके मेजर इन्वेस्टर, और आज से नहीं कई सालों से हैं। और कभी कभी जब गौतम अडानी जी की कहीं कहीं कोई दिक्कत होती है तो ये संकट मोचक के रूप में उनका फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं। अब जो अमेरिका का एंगल है, वो जो जिस वजह से ये कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का एलओआई जो हुआ है वो ज़रा कहीं ना कहीं भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। हो क्या रहा है कि नाटो को तो इस समय जितनी मारधाड़ है और ट्रंप उसको पूरी तरह से ख़त्म करने पे उतारू हैं कि नाटो किसी तरह से ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अब नाटो की कोई भूमिका नहीं रह गई है, क्योंकि जब से यूएसएसआर ख़त्म हुआ, वो यूएसएसआर के अगेंस्ट एक गुटबंदी थी कुछ यूरोपियन और अमेरिकन देशों की, वो जब से ख़त्म हो गया है तब से उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन एक नया नाटो जैसी चीज़ हुई है, इस्लामिक नाटो, और वो अभी धीरे धीरे वो शेप ले रहा है। उसमें एक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच अभी सितंबर महीने में एक नाटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पे उससे इंस्पिरेशन करते हुए एक उन्होंने स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप डील साइन कर ली है। और उसमें क्या है कि मुख्य बात यह है कि अगर एक राष्ट्र पे आक्रमण होगा तो वो आक्रमण दूसरा राष्ट्र ही मानेगा कि उसके ऊपर है, जो नाटो की कंडीशन है, और वो पूरी तरह से उसके सपोर्ट में आएगा सब तरह से। अब ये जरा समझ लें कि ये क्या है। ये अलायंस अभी तक तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है, लेकिन पूरी संभावना यह है कि हाल फिलहाल जल्दी ही टर्की भी इसका पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एंड इस्लामिक सॉलिडारिटी, उनके पास एक बड़ा इस्लाम धर्म जो है उनका एक बड़ा कारण होता है, और वो सब इस्लामिक राष्ट्र हैं, और इस्लामिक सॉलिडारिटी के नाम पे भी वो इसको एक जगह लाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 2 देश ऑलरेडी कर चुके हैं और तीसरा देश इसको ज्वाइन करने की बात हो रही है टर्की की, इसमें किसी भी देश से सीमा नहीं मिलती है।
इनकी कोई भी सीमा ऐसी नहीं कि कॉमन होगी। टर्की की सीमा सऊदी अरेबिया से मिल रही हो, सऊदी अरेबिया की सीमा पाकिस्तान से मिल रही हो। अब इसमें जरा ये समझ लें कि किसको क्या मिल रहा है, ये समझना ज़रूरी है और क्यों भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा आपके इसमें वो लगा दे रहा हूँ टेबल। वो टेबल जो सिर्फ इसलिए है कि आप ये देख लीजिए कि इन तीनों देशों की पॉपुलेशन मिलके कितनी होती है, इन तीनों देशों का एरिया कितना है, इन तीनों देशों का जीडीपी कितना है और इन तीनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, ये आपने देख लिया। और नीचे मैं इसीलिए इंडिया का लगा दे रहा हूं कि भारत का इन चारों पैरामीटर्स पे क्या एक पोजीशन है। ये जस्ट आपको एक लार्जर कंटेक्स्ट देने के लिए कि इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। भारत को ये देखना होगा क्योंकि भारत अकेले है। ये तीनों लोग अगर ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर ले रहे हैं तो एक के ऊपर कोई दिक्कत है तो तीनों एक साथ खड़े होंगे। अब इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और टर्की से स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट आएगा। पाकिस्तान को एक पैन इस्लामिक एक इस तरह के गठबंधन में एक उसका रोल है। अभी तक पाकिस्तान का कोई भी इंटरनेशनल उसमें लीडरशिप का रोल नहीं था, अब वो इस रोल को ले रहा है और पाकिस्तान इसमें मिलेगा ये और देगा क्या? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, वो खोल देगा। दूसरा, पाकिस्तान का जो अलिखित बात है, पाकिस्तान के साथ चीन पूरी तरह से सपोर्ट करता है और हाल के युद्ध में भारत के जनरल साहब ने ही बताया कि वो युद्ध बेसिकली चीन लड़ रहा था पाकिस्तान के भेष में, तो चीन का पूरा सपोर्ट यहां पाकिस्तान को है और इस तरह से जो ये डिफेंस डील हो रही है उसमें कहीं ना कहीं चीन का पूरी तरह से हाथ है। अब जरा समझ लीजिए सऊदी अरेबिया को क्या मिलेगा। सऊदी अरेबिया को एक तो ईरान से उसकी होड़ है इस्लामिक लीडरशिप के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से खमनैनी ने अमेरिका के सामने खड़े हुए हैं और सऊदी अरेबिया को अमेरिका का पिट्ठू माना जाता है, तो इसलिए वो एक लीडरशिप की बात है। दूसरा, ईरान शिया है, ये सुन्नी स्टेट है, इनके पास मक्का मदीना है, तो इनको लगता है कि हम ही नेशनल लीडर इसके हैं। दूसरा, इनको ये लगता है कि इज़राइल पे ये लगाम लगाने में कामयाब होंगे। अभी हाल के दिनों में कतर में जो एक इज़राइल ने अटैक किया था हमास का वो चक्कर करके, तो वो इज़राइल पे लगाम लगाने की कोशिश में है। एक ध्यान और रखिएगा, ईरान ने ऑलरेडी जो NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जो एंटी न्यूक्लियर ट्रीटी जो उसको साइन किया हुआ है, तो वो अपने यहाँ टेक्निकली आज की तारीख में न्यूक्लियर वो नहीं बना सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान आ गया तो उसको एक पाकिस्तान से नहीं, भाई तुम्हारे यहाँ वो तो हमारे यहाँ, इस तरह की बात है। और दूसरा, चाइना का वैसे भी सपोर्ट है और पूरी तरह से पाकिस्तान के थ्रू ये सपोर्ट मिल रहा है। टर्की को क्या मिल रहा है अगर टर्की इसमें आने का, जिसकी पूरी संभावना है? टर्की एक बड़ा रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रहा है। एक समय ऑटोमन एम्पायर था और टर्की उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप लेते थे इस्लामिक वर्ल्ड की। वो आज शायद टर्की को लगता है कि अगर हम और सऊदी अरेबिया एक हो जाएंगे तो ये पॉलिटिकल और इस्लामिक, मतलब धार्मिक और राजनीतिक दोनों लीडरशिप हम लोगों के इस नाटो के गठबंधन में होगी। आर्म्स मैन्युफैक्चरर बड़ा हो गया है टर्की हाल के दिनों में, तो उसको एक व्यापार, एक अपना बाजार भी मिल रहा है। न्यूक्लियर वेपन मिल रहा है डायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू और चाइना का सपोर्ट मिला है, जैसा मैंने कहा। और इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, जो अगर आप वैसे देखिए तो सऊदी अरेबिया उनके फाइनेंशियल क्लाउड है, पैसा बहुत है। टर्की के पास रिसर्च, डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन का इस समय बहुत बड़ा एक वो है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ये तीन एक वो हैं जिसको शायद अमेरिका ये देख रहा है और अमेरिका के ही ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्ट पे ये जल्दी एक MOU और LOI किया गया। प्रॉपर डील कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, ये MOUs हुए हैं, LOI हुए हैं, अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो शायद उसको कहीं ना कहीं अमेरिका पुश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका के पुश के साथ साथ एक हामी तो खुशी तो कहीं ना कहीं अडानी साहब के दोस्त आ रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगा होगा। अब दूसरी बात कर लें, राम मंदिर को क्यों भूल गए मोदी जी? 22 जनवरी है, आज से 2 साल पहले आज ही बड़ा हंगामा होकर के मोदी जी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी।
पूरा बॉलीवुड और क्रिकेटिंग और सारे देश दुनिया से लोग आए थे। आज की तारीख में मोदी जी वहाँ झांकने भी नहीं जा रहे हैं। आपने कोई बात सुनी मोदी जी की कि आज राम मंदिर का? मैंने तो नहीं सुनी, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्या उनको डर है कि अगर इसकी बात उठाएंगे तो कहीं शंकराचार्य को जिस तरह से वो प्रयागराज में ट्रीट कर रहे हैं वो बात उठ जाएगी? क्या बात है? क्योंकि नितिन नवीन साहब ने अभी अभी वो पद ग्रहण किया है। आइडियली भाई बिहार के हैं, वो तो दौड़े दौड़े उनको आना चाहिए था। पहले वो मत्था टेकते, कहते कि यहाँ से अब प्रभु राम के आशीर्वाद। उन्होंने सब कुछ नहीं किया, नितिन नवीन भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन में सोचा था कि उससे क्या क्या हो जाएगा और बिल्कुल पलट देंगे, और उनको वहाँ मुंह की खानी पड़ी, वो एक मैसेज और वो एक दर्द मोदी जी को जब भी 22 जनवरी आएगी तो वो दर्द उठेगा ज़रूर। दूसरी एक चीज़ स्ट्रैटेजिकली मुझे ये लगता है कि ये जो लड़ाई है ना, मतलब जो पद की और खींचतान जो है, उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है भाजपा का, वो ये मानता है कि ये सब तुमने मंदिर अंदर किया, ये तुम्हारे जिम्मे है, दिल्ली के जिम्मे, हम क्यों इसमें अपना वो करें। दिल्ली लखनऊ का जो यूपी का जो नेतृत्व है उसके लिए कुंभ है, माघ मेला, वो वहां पे लगा हुआ है। लेकिन राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये सब आपका है। अब एक ही चीज कॉमन बसती है जिसकी वजह से आज ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये मंदिर अंदर बन चुका, लेकिन असली मामला तो नफरत है। हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करो, क्योंकि एक मैं इसलिए कहूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी होता है। कहीं आप कहीं जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, फिर वो 82 हुआ, फिर बाबरी मस्जिद गिरी, फिर वो हुआ, फिर रथ यात्रा चलती रही, तब तक वो अब वो शायद थक चुका है और उसकी परिणति वहां से जो हारे थे उससे हुई थी। उसी तरह से इस समय दो जगह ये फंसे हुए हैं हिंदू वाले, उसमें मणिकर्णिका घाट की बात थोड़ी उभर गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय भी ये हुआ था, लेकिन इस समय जरा वो बात ज़्यादा चल रही कि मणिकर्णिका घाट को कैसे तोड़ा गया है। और दूसरा शंकराचार्य का मामला इस समय काफ़ी है। मैं एक ही चीज़ अंत में कह दूं कि दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक होता है जो बीजेपी की सारी पॉलिसी है, देखिए, एक है प्रेम, एक है नफरत, एक है निर्माण, एक है विध्वंस। बीजेपी हरदम नफरत और विध्वंस को सेलिब्रेट करती है। बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को गिरना बीजेपी मनाती थी, अगर आपको याद हो, कितने धूमधाम से पूरे देश में ही होता, बाबरी मस्जिद गिराया, बाबरी मस्जिद। विध्वंस का को याद करती है। 14 अगस्त को भारत का आजादी के दिवस उतनी तेजी से नहीं मनाती है जितना लोगों के बंटवारे के समय लोग मरे थे उसको ज्यादा मनाती है। तो बीजेपी की ये डीएनए में विध्वंस है, डीएनए में नफरत है, प्रेम नहीं है। प्रेम वाली बात नहीं करते हैं, विध्वंस की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, प्रेम और निर्माण की बात नहीं करेंगे। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में धीरे धीरे जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं उनको ये स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस का ये जो हिंदुत्व है उसकी वजह से हिंदू धर्म खतरे में है। अब तीसरी बात कर लें, नोएडा में डूबकर युवक की मौत का जिम्मेदार कौन? एक बहुत दर्दनाक बात हुई। एक 27 वर्षीय यंग युवराज मेहता, जो बेसिकली आईटी एक्सपर्ट था, गुड़गांव में नौकरी करते थे, हाइब्रिड फॉर्मेट में 3-4 दिन घर से काम करेंगे, 2 दिन ऑफिस जाएंगे, और वो 2 दिन जब फ्राइडे को गए तो वो उनके ऑफिस का दिन था। गुड़गांव में नौकरी थी, नोएडा में उनका घर था, और उस रात में वो 12:30 बजे अपने ऑफिस से घर वापस आ रहे थे। और घर जब वो वापस आ रहे थे तो सेक्टर 150 जो है नोएडा का, वहाँ पे फॉग बहुत था, और फॉग में रात में 12:30 बजे उनकी गाड़ी, चूँकि एक बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, फॉग में दिख नहीं रहा था, एक्सीडेंटवश एक वहाँ गड्ढा खुदा हुआ था, पिट क्या बोलना है, बड़ा है, 30 फीट का है तो बड़ा गड्ढा है, उसमें गिर गई, उसमें पानी भरा हुआ था। उसकी भी एक कहानी है।
वो जो नौजवान था उसने अपने घर में अपने पिता को फ़ोन किया, उनके पिता को फ़ोन करके उन्होंने अपनी व्हाट्सएप लोकेशन दी, गाड़ी से निकल के गाड़ी की छत पे आ गए। पिता वहाँ साइट पे पहुँच गए। ये 12:30 बजे रात का है। 112 पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई। पुलिस ने फिर फायर ब्रिगेड और किसको फ़ोन किया, ये सारे लोग कहते हैं पहुँच गए। और वो कार कोई छोटी मारुति या ऑल्टो नहीं थी, वो एक मारुति की ग्रैंड विटारा MUV बोलिए, SUV बोलिए, उस तरह की थी। और करीब 1.25-2 घंटे संघर्ष करके उस व्यक्ति की वहीं डूब के मृत्यु हो गई। और सबके सामने सारा वो पुलिस का महकमा, SDRF, NDRF और ये जितने बचाव हुए हैं सबके सामने। जैसा कहा जा रहा है कि ट्रक का कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले एक ट्रक आई थी, ट्रक से बाउंड्री वॉल में एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक भी गिरी थी, लेकिन लोगों ने, वहाँ के जो आसपास के ग्रामीण थे, उन्होंने उनको बचा लिया था, उस ट्रक ड्राइवर को। अब ये जो एक्सीडेंट था, इसमें ट्रेजेडी जो भी हुआ है, इससे जान बचाई जा सकती थी। और यही इंपॉर्टेंट है कि कौन जिम्मेदार है। बताया जा रहा है, वो आप सब लोग बिल्डर के पीछे लग गए हैं कि वो जो बिल्डर है वो जिम्मेदार है, क्योंकि 2 साल पहले वहाँ कोई एक मॉल बनना था। उस मॉल बनने के लिए जो नीचे नींव खोदनी होती है, वो सब खोदी गई थी। वो गड्ढा खुला हुआ था और उस खुले हुए गड्ढे में बाउंड्री वॉल बनी थी। हालांकि बाउंड्री वॉल टूट गई थी और पानी भर गया था। अब पानी भरने का भी मैं उस पर भी आऊँगा। तो ये माना जा रहा है कि बिल्डर जिम्मेदार है, उसके ऊपर करके उसको अरेस्ट भी शायद कर लिया गया है कि प्रशासन जिम्मेदार है। ये हमको आपको भी पूछना है कि CEO जो नोएडा हैं वो जिम्मेदार हैं। हालांकि CEO साहब ने तो फटाफट एक जूनियर इंजीनियर जो था उसको तुरंत उन्होंने नौकरी से बर्खास्त ही कर दिया, सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त कर दिया। कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, चाहे वो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस टीम हो, SDRF बोलते हैं, NDRF हो, नेशनल हो, ये सब लोग आ गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कौन जिम्मेदार है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये सारा कुछ मामला नेशनल कैपिटल रीजन में हो रहा था, दिल्ली की नाक के नीचे हो रहा था, भारत की राजधानी के अंदर जो NCR है उसमें हो रहा है। और वहाँ पे ये रिस्पांस टाइम है और वहाँ पे इस तरह की गैर जिम्मेदाराना चीज़ है या इनकॉम्पिटेंसी है। एक और, हाँ, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले किसी को, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ कांस्टेबल को। लेकिन एक चीज़ और ये देखना है कि क्या समाज भी जिम्मेदार है, हम और आप भी जिम्मेदार हैं। और अगर प्रशासन की बात आती है, अगर हर जगह DM साहब होता है, तो DM साहब या साहिबा नहीं जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार इसलिए नहीं है क्योंकि जो DM साहिबा हैं वो ज्ञानेश कुमार, जो SIR में सारी धांधली करके वोट BJP की झोली में डालने का काम कर रहे हैं, वो उनकी लड़की हैं। इसलिए DM को एक ना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन हुआ है, ना उनका नाम आ रहा है, ना कहीं प्रेस में आप उनका नाम देख रहे होंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एक चीज़ और जान ली, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रशासन का वो जो गड्ढा खुदा था उसमें पानी लगातार 2 साल से भर रहा था। और क्यों भर रहा था? नाली का पानी, क्योंकि हिंडन में पानी आप डाल नहीं सकते हैं। तो किसी भी, वो 150 सेक्टर के बीच की बात है, वो डेवलप्ड सेक्टर है, और वहां पे अगर पानी आप यहाँ की निकासी यहाँ पे है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, समाज का एक व्यक्ति वो भी है, मनिंदर उसका नाम है, डिलीवरी बॉय था, गिग वर्कर है। रात में 12:30 बजे 1 बजे जहां पे पुलिस, NDRF है, SDRF, जिनका ये काम है, जिनको इसके लिए पैसा मिलता, वो नीचे नहीं उतरे थे पानी में। वो मनिंदर जो गिग वर्कर है, शायद महीने के 4-6 हज़ार रुपये कमाता होगा, वो रस्सी बांध के वो पानी के अंदर उतरा, आधे घंटे तक ढूंढता रहा, बोलता रहा। इन लोग नहीं उतरे, पानी बहुत ठंडा है। इनको वहां पहले गीजर लग के पानी गर्म होता, तब ये लोग उतरते। मैं बात इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जवाबदेही कहीं ना कहीं बननी होगी, नहीं तो आएगा बात, आई गई हो गई। कल के दिन उस गड्ढे में हम और आप नहीं, हमारे और आपके घर का भी कोई बच्चा गिर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। गड्ढे सब जगह हैं, लेकिन जिस तरह के रिस्पांस और जिस तरह की संवेदनशीलता एक प्रशासन से चाहिए थी, वो तो बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दी। इंडिविजुअल लेवल पे वी मस्ट से कि
एक ऐसा लड़का जिसकी तनख्वाह बहुत कम है, उसका कोई जान पहचान भी उससे नहीं थी, लेकिन रात में जब मानवता ने बुलाया तो उस लड़के ने कहीं ना कहीं वो काम किया था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।